नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा शहर में ठगी की बड़ी वारदात आई सामने। समिति बनाकर ठग महिला 78 लाख रुपए लेकर हुई फरार। अवैध अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही के दौरान पुलिस ने जमकर की कांग्रेस नेता की पिटाई। जवाब शासकीय स्कूल पिटाई मामले को लेकर आदिवासी समाज पहुंचा एसपी कार्यालय की आरोपी प्राचार्य की गिरफ्तारी की मांग। और राज्यपाल की उपस्थिति में कल होगा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा जिले में ठगी की बड़ी वारदात सामने आई है। चौंकाने वाली ये घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जिसमें ठग महिला 78 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। रीवा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत से बांसघाट से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां 15 महिलाओं के साथ समूह के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। उक्त महिला द्वारा महिलाओं से 78 लाख रुपए तक की राशि सोसाइटी का नाम बताकर ठग लिए गए। मामले के संबंध में जानकारी देने की सहायता की आस लिए महिलाएं एडवोकेट के पास पहुंची और उनके द्वारा ठगी पूरी वारदात की जानकारी दी गई। मामले को विस्तार से जानने के लिए आइए सुनते हैं एडवोकेट शैलेंद्र पाठक और महिलाओं को उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। आज दोपहर में बांसघाट से लगभग यही 15 से 20 महिलाएं आई हैं और इनके द्वारा ये बताया गया है कि मंजू सिंह नामक एक महिला है जो सोसाइटी का नाम बताकर इनसे सबसे जो है कुछ अमाउंट करके पैसे इकट्ठा लिए हैं। अब इनका ये कहना है कि वो पैसे लेके फरार होने की फिराक में है और समथिंग लगभग अभी ये 15 से 20 महिलाएं जो हैं इनकी 78 लाख रुपए लगभग ऐसा इन्होंने बताया है। तो वो इन्होंने बताया तो किस तरह से समूह रहा होगा, किस तरह से लोगों से लिया होगा, बेचारे गरीब भी है, कुछ बहुत गरीब हैं। इनके द्वारा ये बताया गया कि किसी को समूह से 1 लाख रुपए दिलाना है तो 1 लाख रुपए ये ऐसे दिलाते थे कि एक शाखा से 1 लाख रुपए, फिर दूसरी शाखा से 1 लाख रुपए, ऐसे करके वो 2-3 जगह से एक ही महिला के नाम से पैसे निकालती थी। एक का उन्हें पैसा दे देती थी और बाकी पैसे जो बचते थे शेष वो अपने पास रख लेती थी। तो आप कहाँ सुनवाई, क्योंकि आप आए तो क्या आप करेंगे? हम इसमें जो है तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के लिए एक आवेदन बना रहे हैं सभी महिलाओं के नाम से, ये जाए वहाँ पे। और कितना पैसा दिया आपने? अब पैसा 4-5 लाख होगा। किसको दिया? मंजू सिंह को। मंजू सिंह कौन है? ये समूह चलाती है। अब वो बोली कि चलो हमें तुम्हारा पैसा देंगे, तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, हम सब भर देंगे, तुम्हें कभी मतलब पता ही ना चलेगा। मेरे को जब मैं जमीन ली थी तो मुझको पैसे की कमी थी, तो मैं उनसे कही दीदी एक लोन मुझे दिला दीजिए समूह का। तो वो बोली कि तुम एक लोगी तो मेरे को 2 दोगी तब तुम्हें दिलाऊंगी। तो मेरे को पैसे की बहुत दिक्कत थी, इसलिए मैं 1 ली और 2 उसको दिलाई। वो बोली कि तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, मैं भर लूंगी। तो अब वो आज 27 तारीख से वो गायब है, आ नहीं रही है। अब समूह वाले हम लोग को परेशान कर रहे हैं। अब वो जब समूह दिलाने जाती रही है तो इतना जल्दी काम होता रहा है। अब मैं बोली कि कभी मेरे को जरूरत पड़ेगी क्या मेरा हो जाएगा, तो बोले समूह वाले कि जब मंजू सिंह आएंगी तभी काम होगा। फटी का काम हुआ है, मतलब आपसे धोखाधड़ी हुई, क्या मामला है, कहाँ का मामला है, किस तरह का मामला है, पूरा बताइए। कितनी महिलाएं थी जो सर? महिलाएं तो बहुत है और ये फ्रॉडगिरी तो करी है, क्योंकि सारी महिलाओं के इमोशन के साथ ये खेली है और सबको विश्वास दिलाती थी। जब उनको हेल्प की जरूरत होती थी सर, तो वो सबकी हेल्प भी करती थी। सब इमोशनली उनसे कनेक्ट थी कि हाँ चलिए दीदी, जब हमारा कोई हेल्प नहीं करता तो दीदी हमारी हेल्प करती है। फिर उनको उस लालच के द्वारा उनसे भी लोन वो करती थी। जब लेडीज को जरूरत होती थी कि दीदी हमको जरूरत है लोन की, हमारे घर में ये समस्या है, ये बीमार है, या हमको कुछ करना, कोई भी काम घर बनवाना है, तो उनको एक ब्रांच से लोन दिलाती थी। और जब एक ब्रांच से दिलवाती थी तो 2 ब्रांच का वो खुद रखती थी। वो कहती थी ये आपका एडवांस हमारे पास रहेगा, क्योंकि अगर आप नहीं दिए तो आपका जब ये एडवांस हमारे पास रहेगा तो आप लेकर भाग नहीं सकते हो, आप बराबर चुकाओगे पैसे। तो वो ऐसा करती थी। हम लोगों ने सबने विश्वास में किया। अब वो 5 से 6 लोन लेती थी अलग अलग ब्रांचों से। तो वो ऐसे कर करके कई फ्रॉड करती गई। हम लोग भी अपने विश्वास किए, क्योंकि हम लोग की मुसीबत में साथ दी, हमको भी दिए, ऐसा नहीं है। हम भी घर बनवा रहे थे तो हमको भी उन्होंने दिया है। हमें भी विश्वास हुआ कि जब हमारा किसी ने साथ नहीं दिया तब उन्होंने दिया, हमने भी विश्वास किया। अब इसके बाद उन्होंने ऐसे मेरे को भी गुमराह किया सर। मेरे को भी घर के काम पे जरूरत थी पैसे की, तो उन्होंने खुद ही बैंक बताया, खुद ही बैंक वालों से मिलवाया और बोला कि इनको होम लोन दिलवाना है। तो होम लोन हमको दिलवाया गया और वो गारंटेड भी बनी है हमारे होम लोन में। अब वो क्या करी, भाभी मुझे जरूरत है, और घर मेरे घर के आगे ही उनका भी घर बन रहा था, इत्तेफाक से दोनों का साथ में ही बन रहा था। उन्होंने बोला आप मेरी हेल्प करो, मेरी जमीन गांव की बिकने वाली है, तो जैसे ही वो बिकेगी, चर्चा चल रही है, जैसे ही बिकेगी तो मैं आपका ये लोन दे दूंगी। तो 9-10 लाख का मेरा लोन पास हुआ था, 10 लाख का। उसके बाद 4,58,000 मैंने उनको कैश दिया है। 4,58,000 मैंने बोला कि मैं अकाउंट से ट्रांसफर करती हूँ। बोली नहीं दीदी भाभी मुझे जरूरत है अभी, तो आप मुझे कैश दीजिए, मुझे देना है, किसी को बहुत बीमार है, एडमिट है नागपुर में। बोली ठीक है। तो फिर हम हस्बैंड वाइफ खुद ही ले जाके उनको 4 लाख रुपए उनके घर पे ही दिए, 4,58,000। ये तो है ही। और प्लस जो 5 ब्रांच से ली है अलग अलग ब्रांच से, वो भी मेरा चल रहा है। कब पता चला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है? ये सर अभी जुलाई अगस्त के समय भी ये गायब थी, हफ्ते 15 दिन के समथिंग। तो हम लोग सभी महिलाएं वैसे थोड़ा थोड़ा वो हुए, लेकिन जब उनका फोन बंद था
दूसरा फोन वो चालू रखी थी। फिर बोली, जब उनको पता चला कि एक लेडीज उनके घर पहुंच गई, गांव मायके में, उनका भोती नाम का कोई गांव है सिरमौर तरफ। 12 दिसंबर गुरुवार को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा का दीक्षांत समारोह होगा, जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगी। कल यानी गुरुवार 12 दिसंबर को अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित कई बड़े दिग्गज नेताओं का आगमन होगा। समारोह के दौरान छात्रों को गोल्ड मेडल और प्रशस्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। पूरे कार्यक्रम को लेकर कुलपति प्रोफेसर राजकुमार आचार्य ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर विस्तार से जानकारी दी। प्रतिवर्ष की भांति इस वक्त भी हमारे विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह महामहिम राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में संपन्न होगा। मुख्य अतिथि और दीक्षांत भाषण प्रस्तुत करने के लिए हमारे रीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ल जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। साथ ही शौर्य डोभाल जी यंग इंडिया को देखते हैं और देश में एक प्रचलित और सम्मानित नाम है, वह सारस्वत अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय में अपनी गरिमापूर्ण उपस्थिति देंगे। विश्वविद्यालय द्वारा 2 विभूतियों को मानद उपाधि से सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है। एक हमारे विंध्य क्षेत्र की विभूति और सैनिक स्कूल के पढ़े जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, और जो CIIS के यानी जनजातीय समाज के बच्चों के लिए शिक्षा का एक विस्तार लेकर पूरे देश में काम कर रहे हैं, ऐसे अच्युत सामंत जी को मानद उपाधि देने का निर्णय विश्वविद्यालय द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम में उनको उपाधि दी जाएगी। साथ ही जिस निमित्त यह दीक्षांत समारोह आयोजित होते हैं, ऐसे 57 स्वर्ण पदक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों को, अंक पाने वालों को, और 82 PhD और स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त बच्चों को माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा और अतिथि के द्वारा प्रदान किए जाने वाले हैं। कार्यक्रम सुबह 11 बजे आमंत्रण सभी को दिया गया है। 11:30 पर माननीय महामहिम परिसर में आकर और जो परंपरागत फोटो सेशन होता है वह करके और एक वो सेशन जो निकलता है वो निकलेगा, और मंच पर आकर राष्ट्रगान के साथ और मां सरस्वती के दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। और लगभग 1.5 घंटे का समय महामहिम का हमको मिला है, उसमें ये कार्यक्रम संपन्न होकर फिर सभी अतिथियों का भोजन का कार्यक्रम रखा गया है। ऐसा पूरा एक कार्यक्रम का क्रम है। आप सबका सहयोग और जिंदगी की इस धरा की एकमात्र शिक्षा के उच्च संस्थान EPS विश्वविद्यालय में हमेशा आपका सहयोग मिला है। हम फिर आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप सबके द्वारा अच्छी कवरेज और पॉजिटिव समाचारों का प्रसारण और विश्वविद्यालय के विकास के लिए और संसाधनों के विकास के लिए करेंगे, ऐसी आपकी अपेक्षा है। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया, आप सबका हम स्वागत करते हैं और आपका आभार व्यक्त करते हैं। जनरल द्विवेदी जी के पहले सूचना मिली थी आने की, लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब वो उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अभी उनके नाम की घोषणा हो जाएगी और संभवतः जनवरी में। कांग्रेस नेता के मकान को ढाए जाने पर आज नीम चौराहे में जमकर बवाल हुआ। विवाद अवैध अतिक्रमण हटाए जाने के बात को लेकर हुआ है। नीम चौराहे में अतिक्रमण हटाने को लेकर आज जमकर बवाल हुआ। इस दौरान पीड़ित कांग्रेस नेता के साथ पुलिस ने मारपीट की और घसीटते हुए दूर ले गए। इसके बाद विवाद और बढ़ गया। कल बुदाबाग में एक दुकान और मकान को गिराया गया। मामले को लेकर पीड़ित कांग्रेस नेता ने बताया कि उनके पास 30 साल पुरानी रजिस्ट्री है और उनका मकान रिहायशी था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के लोगों की जमीन हड़पने का काम कर रही है और उसका सहयोग पुलिस प्रशासन कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मुझे मारा पीटा गया है, उससे तो यही लगता है कि पुलिस किसी बड़े नेता के इशारे पर यह काम कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर रीवा विधायक और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश की जनता पर भारतीय जनता पार्टी सरकार जिस तरह से जुल्म कर रही है, उसका एक दिन हिसाब जरूर मिलेगा। आइए आपको लिए चलते हैं घटना स्थल पर। कांग्रेस नेता के बार बार कागज दिखाने के बावजूद नगर निगम कर्मचारियों ने एक न सुनी और जेसीबी चला दी। वहीं मामले को लेकर नगर निगम अधिकारी की राजस्व अधिकारियों के पाली में मामला डाल रहे थे और नगर निगम के अधिकारी राजस्व अधिकारियों के पाली में। आप खुद सुनिए क्या कहना है कांग्रेस नेता का। अब एक अतिक्रमण हो रहा था, उस अतिक्रमण की आपने आवाज उठाई और पुलिस ने आपको बता दी कि क्या पूरा मामला है। अब आप देख रहे हैं कि तरह से पुलिस प्रशासन इस मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के राज्य में यहाँ से डिप्टी CM और प्रेजेंट के विधायक हैं, उनके रहते हैं गरीब हमारे पूर्व विधायक दलित हैं, दलित समाज से आते हैं,
दलित आदिवासी का उनका ये देखिए 1994 की रजिस्ट्री है, 30 साल पहले नगर निगम का नक्शा पास है। वो गरीब आदमी का मकान गिरा और नगर निगम ने कहा कि इसमें जो इसका बनाया गया उसको हम गिराएंगे, पूरा घर गिरा रहे हैं। ये अत्याचार की हद है। एक तरफ मोहन यादव जी कहते हैं कि दलितों और ओबीसी और अत्याचारों की सरकार है, और वो क्या रहा है यहाँ पे सब कागज है, रजिस्ट्री है, नक्शा है, कचरा है। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को सुनने वाला कोई नहीं है। सीएससी तानाशाही चल रही है। पुलिस प्रशासन आप देख रहे हैं कैसे हमको उठा के यहाँ से मारते हुए यहाँ लेके आ रहा है। एसडीएम आया नहीं, तहसीलदार कहते हैं कि साहब मेरे से मतलब नहीं है, ये नगर निगम गिरा रहा है। नगर निगम कहता है कि जो अवैध बना है वो गिरा रहे हैं। तो हमने कहा जमीन किसकी है? नगर निगम कहता है कि जमीन तो इनकी है पर हम गिराएंगे। अब किसकी सही है नहीं मालूम है। हो सकता है हमारे रीवा के विधायक महोदय, मंत्री महोदय की जमीन को सकता आवश्यकता पड़ गई हो, या किसी अपने साथी संगठन को दिलाने की जरूरत पड़ गई हो। अरे हम कहते हैं कि अगर आपको जमीन की जरूरत थी, रोड और बड़ा करना है, तो किसी की जमीन है तो उसका नियमानुसार पहले आप उसका मुआवजा दिलाइए, उसको आप अधिग्रहण कीजिए, या बिना अधिग्रहण करके किसी का घर गिरा दोगे आप देखिए मीडिया के महोदय मेरे साथियों तरह देखो, ये मध्य प्रदेश में ऐसे अन्याय। मैं इस मध्य प्रदेश के कुकी बहरी भारतीय जनता पार्टी की चेहरा मुख्यमंत्री मोहन यादव से पूछना चाहता हूं, मेरे भाई, क्या इस मध्य प्रदेश के अंदर जो बात करते हैं गरीबों की, जो बात करते हैं दलितों की, जो बात करते हैं पिछड़ों की, जो बात करते हैं आदिवासियों की, क्या इनको इन सूत्रों को सीने का अधिकार नहीं है? एक तरफ आप वकील भी हैं और एक कांग्रेस नेता भी है। जिस तरह से पुलिस ने आपके साथ बर्बरता की है, मारपीट की है, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? क्या कानून में ये सलाह है कि पुलिस आपके ऊपर हाथ उठा ले? कानून में तो बिल्कुल नहीं है श्रीमान कि कोई अगर वकील या कोई नेता सामान्य रूप से जानकारी कागज लेके हम बताने आए थे। हमने कहा देखो भाइयों, ये पुलिस के लोग तुम भी देख लो, तुम्हारा भी घर होगा, तुम्हारे भी बीवी बच्चे होंगे, खुदा न खास्ता तब तुम कभी खत्म हो जाओगे। यही प्रशासन के गुंडे, आज कौल है कल कोई आएगा उठा के डंडा मारेगा, कैसा लगेगा? एक तरफ पुलिस कहता है, प्रशासन कहता है किसी को मारोगे मुकदमा लगेगा, या कौन मुकदमा कायम करेगा? अरे सैया भाई, कोतवाल तो चोर का है डर, ये वो सरकार है खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम रियो में तानाशाही। जिसकी जमीन चाहे गिरा दो, जरा यहाँ से नक्शा उठाओ, सीधा नाक उठाओ, रोड ऐसी है, रोड ऐसी है। सब बड़े लोगों का कब्जा है, जो राजेंद्र शुक्ला के लोग हैं, जो उसके पैसे वाले लोग हैं, उनको सबका जमीन छोड़ दिया। एक गरीब आदमी, ये विधवा उसकी खड़ी हुई है, ये उसकी बेटी खड़ी हुई है, और ये लोग डंडा मार रहे हैं, फिर से इनको भगा रहे हैं। अब कह रहे हैं कि कोई कागज तुम्हारा नहीं मानेंगे, मैं गिरा दूंगा, मैं यहाँ रोड बना दूंगा। अरे साहब, हमारे घर में बना दोगे? अरे हमारा घर तो दे दो। अरे प्रशासन को करना था नियमानुसार, प्रशासन पहले रोड की जांच करके नापे, हमारी जमीन चाहे हुआ दो। लेकिन ये अत्याचार, इतना बड़ा अत्याचार इस मध्य प्रदेश में पहले कभी नहीं हुआ है। घटना के बाद कांग्रेस नेता सपा कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। बिल्डिंग गिराई जा रही थी, आप लोग पहुंचे, विरोध प्रदर्शन कर रहे, क्या होगा? देखिए, आज जो गोदा बाग है वार्ड क्रमांक 7, उसमें कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बृंदा प्रसाद जी का घर था और भवन बना हुआ था। बृंदा प्रसाद जी पूर्व मंत्री भी है मध्य प्रदेश शासन के। आज उनके घर में अचानक से नगर निगम का अमला पहुंचा और वहां मौके पे तहसीलदार भी मौजूद थे और पुलिस भी मौजूद थी, और उस भवन को गिराया जाने लगा। हमारे कांग्रेस पार्टी के सहयोगी साथी संदीप पटेल जी उस समय वहां किसी कारणवश वहां से निकले और मौके पे पहुंचे, और उनके द्वारा तत्काल इस बात पे आपत्ति दर्ज की गई और उन्होंने तमाम जमीन के सभी कागज इकट्ठा किए परिवार वालों के साथ, और उन्होंने हम लोगों के संज्ञान में बात लाई कि ये गलत और विद्वेषपूर्ण कार्यवाही हो रही। बृंदा प्रसाद जी अनुसूचित जाति वर्ग के थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे, और हमने जब उसके कागज की जांच पड़ताल की, मौके पे महापौर भी पहुंचे, हमारे साथ सुखेंद्र सिंह बन्ना हमारे पूर्व विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री भी पहुंचे, और हम सब जब देखा तो हम लोगों को एक बात समझ में आई कि ये कार्यवाही किसी भी तौर पर न्याय संगत नहीं है। वो भवन को नगर निगम गिरा रहा था, तहसीलदार वहां मौजूद थे, नगर निगम के जो आला अधिकारी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये भवन जो है ये आवासीय का नक्शा पास हुआ था और इसका व्यावसायिक उपयोग चल रहा है, इसलिए गिरा लिया गया। हमने कहा इसके लिए तो कंपाउंडिंग का प्रावधान है, और रीवा में अनेकों ऐसे निर्माण हैं जिनके नक्शे पास दूसरे तरीके से हैं और निर्माण दूसरी तरीके से हो रहा। नगर निगम के हमारे महापौर जो कांग्रेस पार्टी के हैं, इन्होंने अनेकों बार कमिश्नर को चिट्ठी लिखी अवैध निर्माण तोड़ने के खिलाफ, तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं की जा रही। दूसरी चीज, बात वहां किसी को कुछ नहीं समझ में आ रही थी, वो तो किसी के आदेश से, किसी प्रभावशाली व्यक्ति के आदेश से वहां पहुंचा गया था और उसे गिरा दिया गया था भवन को। वहां तहसीलदार ये कहने लगे कार्रवाई नगर निगम कर रही है। नगर निगम वालों से हमने बोला तो उन्होंने कहा कि इन्होंने शासकीय भूमि में निर्माण किया। जब हमने कहा कि अगर शासकीय भूमि में निर्माण किया है तो उनकी भूमि कहां है बृंदा प्रसाद जी की, और इसमें 1994 में आपने नक्शा कैसे पास किया था? नक्शा पास है, उसमें रजिस्ट्री में चौहद्दी दर्ज है कि सामने बोदा रोड है, पीछे सैनिक स्कूल की भूमि है, बाएं इसकी भूमि है, दूसरी तरफ सैनिक स्कूल की भूमि है। जब सब स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसमें, तो किस तरीके से वो नंबर के पे आपने गिराया? अगर वो सड़क के लिए आवश्यक था तो आपने उसका भूमि अधिग्रहण किया गया।
उसमें इतना घालमेल है कि बीच में एक भूमि अधिग्रहण की नोटिस भी उनको दी गई, फिर उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। अरे भूमि अधिग्रहण किया तो आदेश पारित करते, आदेश पारित करके बंदे को जो उसकी भूमि ली है आपने उसको मुआवजा देते। अगर वो अवैध निर्माण है तो उनकी भूमि 645 वर्ग फीट वहां है, अगर उन्होंने कुछ अतिरिक्त निर्माण किया तो आप मात्र अतिरिक्त निर्माण गिराते। अगर उन्होंने आवासीय में नक्शा पास किया तो इन्होंने उसका डायवर्शन व्यावसायिक में करा लिया है 2023 में इन्होंने डायवर्शन करा लिया। अब जब डायवर्शन व्यावसायिक हो गया, अब अगर भूमि का उपयोग किसी ने बदल लिया तो आप उससे कंपाउंडिंग करके और उसकी फीस ले लेते। किस आधार पर एक गरीब आदमी का आपने एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज के प्रति कोई सेवा रही होगी, तब वो विधायक बना, तब वो मंत्री बना क्योंकि उसकी समाज के प्रति सेवा थी, ऐसे आदमी का घर आप कैसे गिरा सकते हो दादागिरी के जोर पे और किसी बड़े आदमी, किसी बड़े प्रभावशाली मंत्री के इशारे पर? ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसको प्रशासन के संज्ञान में तकनीकी रूप से लाएगी और उसके बाद भी अगर कार्यवाही नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हमारी तो मांग है कि अगर किसी ने आज का निर्माण गलत तरीके से किया तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। संदीप पटेल जी ने और उनके परिवारजन ने तत्काल यूनिवर्सिटी थाने के टीआई को इसकी रिपोर्ट दी, रिपोर्ट करा दी उन्होंने और उन्होंने बता दिया कि अवैध तरीके से गिराया जा रहा है। जो लोग गिरा रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू के अधिकारी हो, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। और मैं आपको बता रहा हूं कि इस मामले में प्रशासन फंस चुका है बुरी तरीके से। जवाहर शासकीय स्कूल में प्रधानाध्यापक की पिटाई को लेकर आज आदिवासी समाज ने एसपी रीवा को ज्ञापन सौंपकर जल्दी गिरफ्तारी की मांग की है। बीते 2 सप्ताह से जवाहर शासकीय स्कूल इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल मामला जवाहर स्कूल से वायरल हुए एक वीडियो से आरंभ हुआ था, जिसमें प्रधानाध्यापक मुन्नालाल कोल शराब पीते हुए नजर आए थे। इसके बाद प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी ने फटकार लगाई थी। बाद में एक बार फिर से वीडियो वायरल हुआ। मामला कलेक्टर के संज्ञान में आया और कलेक्टर प्रतिभा पाल ने मुन्नालाल साकिब को सस्पेंड कर दिया। मामले में नया मोड़ तब आया जब स्कूल के ही पास लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज किसी ने वायरल कर दिया, जिसमें प्रधानाध्यापक मुन्नालाल कोल को प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी बड़ी बेदर्दी से मारते हुए नजर आ रहे थे, जो स्कूल शिक्षा विभाग के लिए बड़ी ही शर्म की बात थी। इसी संबंध में आज आदिवासी समाज के लोग सैकड़ों की संख्या में रीवा एसपी कार्यालय पहुंचे और जल्द ही आरोपी प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी की मांग की। है जब के संकुल प्राचार्य हीरामणि त्रिपाठी जी स्कूल आए और बोले कि मुन्नालाल कोल जी को वापस बुलाओ। इसके बाद मुन्नालाल कोल जी अपने घर से वापस जाते हैं तो जाकर के सीधे पहुंचते हैं, बोलते हैं कि हीरामणि त्रिपाठी जी के तुम डेली शराब पी के आते हो, स्कूल में हत्या करते हो, तुम क्या करते हो? तुमने कहा मैं शराब ही पीता हूँ, मैं कोई हत्या करता हूँ। इसके बाद बोलने लगे, गाली देने लगे और नीचे छूट बोलने लगे और बोलने लगे कि तुम डेली ये आज मैं तुमको बताता हूँ। उन्होंने वहीं पर बेंच पे लाठी को उठाया और उसको मारते हुए वहां विद्यालय प्रांगण में और शिक्षकों के बीच, बच्चों के बीच मारते हुए सीधे गेट के बाहर लाए और मारते मारते बहुत मारे, जो उनके गब्बा फाड़ गया, शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई और लगातार मारपीट करते रहे। मारपीट करते करते बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद गाड़ी से लाद करके उनको घर पहुंचा दिया गया। इसके बाद मैंने हीरामणि त्रिपाठी जी घर में संदेश भिजवाते हैं और पहुंचते भी हैं कि अगर जो कहीं कंप्लेन करोगे तो मैं तुमको मारूंगा और अगर जो पुलिस में कोई बयान दोगे तो मैं तुमको जान से मार दूंगा। साहब, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जो हम लोगों के साथ, इस आदिवासी समाज के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं, शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, चाहे सीधी जिला हो, चाहे प्रदेश स्तर का मामला हो, लगातार इस समाज के सामने इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आज आजादी के बाद भी इस तरह की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। एक लोक संवैधानिक पद में प्रधानाध्यापक और माननीय प्रिंसिपल साहब हैं, इस तरह की घटनाएं अगर जो होती हैं निसंदेह ये जातिगत की भावना से रोज में मारपीट की गई है। जी जी बिल्कुल। ये तो साहब अब ये तो जांच का विषय है। उसमें माननीय कलेक्टर साहिबा ने एक्शन भी लिया है और उनको निलंबित भी किया है। तो क्या संकुल प्रचार पर कोई ना कोई गिरफ्तारी हुई है, ना कोई कार्रवाई हुई उनके ऊपर, एफआईआर भी मारने के बाद ही घटनाएं हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है साहब कि अगर शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देगा तो फिर बताइए हम लोग क्या कर पाएंगे? नहीं, ये शराब पीना वो पिए कि नहीं पिए ये जांच का विषय है, लेकिन वीडियो हम नहीं मानते, वो सब झूठ है। वो मारने के बाद साहब वो जो मारने की वीडियो बाद में आई, ये तो हम ये कहते हैं साहब कि हम कहते हैं चलिए ठीक है, जो भी उनके साथ गलतियां हुई, प्रशासन ने माननीय कलेक्टर साहिबान को गलती के निलंबित किया, लेकिन क्या एक लोक संवैधानिक पद रहते हुए माननीय प्राचार्य साहब ने जो ये मारपीट की, जातिगत विषय रखते हुए इस तरह की मारपीट क्या करना उचित है? अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि जो दोषी को गिरफ्तार किया जाए और उनको तत्काल बर्खास्त किया जाए। नहीं सर, हम जनप्रतिनिधि किसी के पास नहीं गए थे, हम लोग स्वयं सब लोग इकट्ठा होकर के सामाजिक संगठन सारे लोग आकर के आज माननीय यहाँ पर आए हैं और आवेदन देख रहे हैं साहब। रीवा शहर के वार्ड क्रमांक 9 में स्थित कुबेर तालाब और झलबरी तालाब का सौंदर्यीकरण का काम करीब 2 करोड़ 6 लाख रुपए की लागत से किया जा रहा है, लेकिन इस काम में गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। यह आरोप एमआईसी सदस्य धनेंद्र सिंह बघेल ने लगाया है। नगर निगम के पार्षद धनेंद्र सिंह बघेल ने कहा कि झलबरी तालाब के करीब 1000 गाड़ी मिट्टी निकाली गई है, लेकिन ये पता नहीं है कि मिट्टी कहां गई।
वहीं ठेकेदार द्वारा इसे बेच दिया गया है। विभाग को ये बताना चाहिए कि ये मिट्टी कहां उपयोग की गई। पार्षद बघेल ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी बेचकर दोहरा लाभ कमाया जा रहा है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि विभाग ने ठेकेदार को खुदाई और ढुलाई का भुगतान किया या नहीं। इस मामले को लेकर नगर निगम के आयुक्त से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब या चर्चा नहीं हुई। ये मामला अब शहर में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस सौंदर्यीकरण के काम में भ्रष्टाचार हुआ है। इस मामले पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। रीवा में चल रहे तालाबों के सौंदर्यीकरण के काम में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। पार्षद ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार द्वारा मिट्टी बेचकर दोहरा लाभ कमाया जा रहा है। इस मामले पर नगर निगम ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को संविदाकार को स्थान बताना चाहिए कि स्थान में यहाँ पे स्टोर करें। न तो विभाग के द्वारा स्टोर कराया गया और न संविदाकार के द्वारा स्टोर किया गया। संविदाकार के द्वारा लगभग 1000 गाड़ी मिट्टी और मोडूल का घोटाला किया, जो हमारे विभाग के द्वारा एक सोचनीय विषय है। संविदाकार के द्वारा जब मिट्टी की खुदाई और धुलाई की जाती है तो उनके हमारे NIT में उनका पेमेंट देने का अधिकार होता है विभाग। पर मुझे ऐसा लग रहा है इसमें हमारे नगर निगम और संविदाकार के मिली भगत से संविदाकार को दोहरा लाभ दिया जा रहा है। एक तरफ तो नगर निगम द्वारा उसका पेमेंट किया जा रहा होगा और एक तरफ वह मार्केट में मोरू मिट्टी बेच रहा है। वो होता है, आप कोई भी काम करेंगे निगम निधि में, चाहे आप कहीं किसी भी तरह का काम करेंगे, सौंदर्य कार्य करेंगे, जाली जहाँ पे लगी होगी या कि तालाब का सौंदर्य करेंगे तो जो वहाँ का मटेरियल निकलता है, मिट्टी मोरू निकलेगी, वो नगर निगम की संपत्ति मानी जाती है, उसे नगर निगम ही बेचेगा। पहले भी एक संजय का हुआ था, आपके द्वारा सही बात कही जा रही है। उस समय भी हमारे नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार थी और हमारे नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी। उस समय भी कांग्रेस के जो आज हमारे महापौर आदरणीय अजय मिश्रा बाबा जी हैं, उनके द्वारा भी उस समय रानी तालाब का मिट्टी का घोटाला का मुद्दा उजागर किया गया था। यहाँ रानी तालाब की मिट्टी सरदार वल्लभ भाई पटेल में पाती गई और वहाँ का डबल संविदाकार को डबल प्रॉफिट हुआ। पर हमारे माननीय महापौर अजय मिश्रा बाबा जी के द्वारा उस समय आडित आपत्ति लगाई गई, जिसके कारण 8 दिनांक तक उन संविदाकार का पेमेंट नगर निगम के द्वारा नहीं हुई। बिल्कुल उसी तरह घोटाला की पुनरावृत्ति हो रही है, हमारे संज्ञान में आई है, महापौर जी के भी संज्ञान में है। हमने आयुक्त महोदय को पत्र लिखा है, इसमें हमें आयुक्त महोदय और महापौर जी से भरपूर उम्मीद है इसमें न्यायिक जांच होगी। अगर संविदाकार को गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर FIR कराई जाएगी, संविदा निरस्त की जाएगी, पुनः इसकी निविदा निकाली जाएगी। अभी हमने आयुक्त महोदय से शिकायत की है, अपने महापौर जी से चर्चा हमारी हुई है, हमने महापौर जी से। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल ने आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल आज रीवा पहुंचे और एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए, साथ ही आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार, नरसिंह घोटाला, गुड़ गैंगरेप सहित कई अन्य मुद्दों पर भाजपा पर हमला बोला। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को लगातार मिल रहे हर के लिए EVM और संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाए। पत्रकार वार्ता के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजमणि पटेल, महापौर अजय मिश्र, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता उपस्थित रहे। ठंडे बस्ते में उदाहरण के लिए सिर्फ जब चुनाव आता है और चुनाव के 6 महीने पहले से इनका काम शुरू होता है आश्वासन देने के, और ऐसा रोजी पिक्चर, ऐसा माहौल बना देते हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन दुर्भाग्य है हम लोगों का कि पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी लेके आए कि कोई आश्वासन भर देने के बाद भी, कोई काम न करने के बाद भी निरंतर मध्य प्रदेश में सरकार है। 2003 में 20,000 करोड़ का प्रदेश के ऊपर ऋण था। औसतन एक व्यक्ति के ऊपर करीब 3300 रुपए कर्ज का बोझ था। आज 3,80,000 करोड़ का ऋण मध्य प्रदेश के ऊपर है और औसतन 60,000 हर व्यक्ति के ऊपर हमारे प्रदेश सरकार ने कर्जा का बोझ डाल दिया। हर 3 महीने में हम लोग सुनते हैं 5,000 करोड़, 3,000 करोड़ उधारी सरकार लेती जा रही है, लेकिन उसकी डिलीवरी क्या है, कहां पर खर्च हो रहा है, किस व्यवस्था का सुधार हो रहा है, ये कहीं से दूर दूर से नहीं है। मध्य प्रदेश में एक जरूर उपलब्धि हो रही है कि अपराधियों का शरण का एक अड्डा बन रहा है। अभी आप लोगों ने सुना होगा
टीवी में और अखबार में आया था कि भोपाल में कितने हजार करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। और इस तरह की गतिविधियां दूसरे प्रांत में कुछ घटना होती है, लेकिन यहाँ पर इतना लचर व्यवस्था है पुलिस की कि शरण बड़े आसानी से मध्य प्रदेश में वो लोग पा जाते हैं। बंबई में वारदात करे मध्य प्रदेश में आ गया, राजस्थान में करे तो आ जाए, दिल्ली में करे तो मध्य प्रदेश में आ जाए। एक तरह से कानून व्यवस्था पूर्ण। रीवा में आज गीता महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। प्रदेश भर में आज से गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अवसर पर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार जतन कर रही है। इसी अवसर पर आज रीवा में भी एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आम जनमानस उपस्थित रहा। कार्यक्रम को लेकर नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने क्या बताया, आपको सुनवाते हैं। अपने धर्म में क्या चीजें लिखी गई हैं, क्या आपके जीवन उपयोगी हैं, उसके बारे में बतलाना, उसका पाठ भी हुआ है। और उसके साथ साथ जो प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका भी शुभारंभ हुआ है। जबकि अपने रीवा में उससे पहले भी ये कार्य चालू कर दिया गया है और वार्ड बाई वार्ड शिविर लग रहे हैं। तो जो भी कार्य अति आवश्यक है उसका निरीक्षण करना, उसके टेंडर लगवाना, काम कराना। जो योजनाएं है प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, उसमें जिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है उनको कैसे लाभ दिया जाए, उनके फॉर्म भरवाना, यही सब इत्यादि कार्य चल रहे हैं। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। आप बने रहिए रीवा 24 न्यूज के साथ। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियावात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध है, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जमीनी विवाद को लेकर पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और उचित कार्यवाही की मांग की है। रीवा जिले के जवा क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर शिकायतकर्ता तुलसीदास विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर आरोप लगाया है कि राम प्रभात विश्वकर्मा और उनके सहयोगियों द्वारा उनकी पैतृक जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आवेदन में शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि उनके नाम पर रजिस्टर्ड भूमि पर विपक्षी जबरन निर्माण करवा रहे हैं, जिसमें गंभीर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों को आपराधिक रिकॉर्ड की भी शिकायत है। शिकायतकर्ता ने संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही और विवादित भूमि पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। मामला गंभीर होता देख पुलिस से तत्काल हस्तक्षेप की भी अपील की गई है। प्रभा विश्वकर्मा ने फर्जी वकील से, तहसीलदार से मिलकर फर्जी अपने नाम रजिस्ट्री करा लिए हैं, उसे मतलब फर्जी पट्टा करा लिए हैं। और उसके बाद ये हमारे चाचा हैं, तुलसीदास विश्वकर्मा की जमीन है और ये कोर्ट कचहरी घूमते रह गए, इनका कहीं सुनाई नहीं हुआ। जब इनका फैसला होने वाला था वो जा जाकर अपना दबाव देकर ये जीत लेता था, कभी कभी जीता भी नहीं है। जब 1 नंबर जमीन के ये जीते हैं तो वो क्या कहते हैं, सर लोन ले लिया, इनकी इस्तेला भी नहीं हो पाई है और जो इस्तेला भी मतलब नहीं हुई है उसी का आधार से ये लोन ले लिया अपने बेटे का नाम से। हम लोग का कुछ भी नहीं चल रहा। थाने का देखो तो भी वो पैसा दिया है, तहसीलदार को दे तो पैसा दिया है, आरआई भी दिया है, पैसा ले लिया है। पटवारी तो अभी नई वो बेचारी कुछ जानती नहीं है। और कल हमारे जमीन में जबरदस्ती कम से कम 100 लोगों को साथ में वो कब्जा लेने आया था। पटवारी आरआई नहीं मान रहा था। हम लोग बोले हैं कि इसका हमारा केस चल रहा है और कलेक्टर मैडम ने आदेश दिए थे कि 10 तारीख तक इनका कोई कार्य न हो, और तहसीलदार आरआई जो है उनकी बात को पालन नहीं करा, वो जबरदस्ती जोर से कल जाकर कब्जा ले रहे थे। कौन से गाँव का मामला है? ये गाँव है नगमा सीमार का है। तहसीलदार कौन है वहाँ? तहसीलदार नाम। चलिए, ये आपने इसके बारे में कलेक्टर के यहाँ आवेदन दिया था क्या? हाँ। क्या बोला था कलेक्टर ने? कलेक्टर मैडम ने लिख के दिए हैं, तो आरआई पटवारी बोल रहे हैं कि ये कागज हम नहीं जानते, हम इसको नहीं मानते हैं। आज मैं फिर भी कलेक्टर महोदय को आवेदन दिए हैं। कुल मिलाकर जो जमीन का आप केस लड़ रहे थे, जमीन बिक चुकी है। जो खरीदा है वो भी बेच दिया है। राम प्रभाव ने फर्जी कराया और फिर अब वर्षा देवी और अशोक उनका पति है, उनके नाम में भेज दिया। अपना कारोबार शुरू करने के लिए आपके पास एक सुनहरा अवसर है। अगर आप किसी उपयुक्त स्थान की तलाश में हैं तो करहिया नंबर 1 शार्क इन होटल के बगल में आपको सर्व सुविधा युक्त 2 मंजिला हॉल उपलब्ध है। अगर आप अपने कारोबार के लिए एक सुविधाजनक गोदाम, दुकान या ऑफिस की तलाश में हैं तो ये स्थान आपके लिए उपयुक्त है। यहाँ पर 30 फीट बाय 55 फीट ऊपर और नीचे लैट बाथ अटैच और 2 बड़े कमरे अलग से उपलब्ध हैं। स्थान है शार्क इन होटल के बगल में, बाईपास के सामने, करहिया नंबर 1।
अपने व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7746095429 और 7723898220। 55 का हाल है, किराए में देना है और ऊपर भी 30/55 का है। वो ऊपर 2 कमरे बने हैं और बाकी का हाल है, ये किराए में देना है। नीचे हाल है, ऊपर हाल है। लैट्रिन बाथरूम अटैच अटैच है। हाँ, लैट्रिन बाथरूम अटैच। पता क्या है? पता है ग्राम मढ़ी, बाईपास के पहले सार्किन के बगल में, सार्किन गार्डन के बगल में। कांटेक्ट नंबर क्या है आपका? कांटेक्ट नंबर 77 460 95 429 92 00 97 26 52। शुभ नाम आपका? रामायण प्रसाद विश्वकर्मा। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।